Hello children. In previous lecture we discussed about the many topics in geography chapter number 1. काफ़ी टॉपिक डिस्कस हमने किया था पिछले टर्म पे आपका इसमें बताया था मैंने आपको अच्छा खासा आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है। थोड़ा लेक्चर बोरिंग था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था किस प्रकार आप रिसोर्स को बचाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, वो डिस्कस किया। फिर मैंने बताया था आपको 2 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और आपका समझिए बड़े अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिकों से। एक आपका लैंड है और दूसरा आपका सॉइल है। पिछले टर्म पे मैं टेम्परेचर बोल दिया था तो वो मिस हो गया था मुझसे, टाइम के बारे में डिस्कस किया था। तो 2 टॉपिक है लैंड और सॉइल, जिसमें मैंने आपका लैंड स्टार्ट किया था और मैंने लैंड्स के कुछ पॉइंट बताए थे। साथ ही मैंने लैंड को आप किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए लैंड्स को, वो मैंने डिस्कस किया, उसमें काफ़ी टॉपिक बताया। फिर लैंड का मैंने पैटर्न बताया कि लैंड को कैसे वहाँ क्या होना चाहिए, कितना, तो वहाँ मैंने बताया था 33% कम से कम फॉरेस्ट होना ही चाहिए, और फॉरेस्ट क्यों होना चाहिए वो मैं इन दोनों पॉइंटों को बताया। साथ ही साथ मैंने आपको लैंड डिग्रेडेशन बताया था कि क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन, और इसको बचाने का उपाय बताया था कि किस प्रकार हम लैंड को बचा सकते हैं। उसमें मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, वो पहला पॉइंट बताया था कि फॉरेस्टेशन करके काफ़ी कुछ मतलब फॉरेस्ट लगाइए, अच्छा खासा पेड़ लगाइए, इससे क्या होगा, लैंड का जो डिग्रेडेशन होगा वो कम होगा। आगे क्या है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, जो आप प्लांट्स लगाते हैं उन्हें एक शेल्टर बेल्ट के रूप में लगाना चाहिए। प्लांटिंग जो करते हैं वो क्या करना चाहिए, बेल्ट के रूप में। बेल्ट में समझते हैं वो लाइनिंग वाला जो बेल्ट ऐसे, अच्छा यहाँ बन गया, फिर बीच में थोड़ा गैप देते हैं, फिर यहाँ बन गया, तो मतलब एक तरह का वो बेल्ट के रूप में होना चाहिए। इस तरह प्लांटिंग किया जाए तो आप जाइए किसी गार्डन वार्डन में देखिए तो बहुत व्यवस्थित तरीके से प्लांटिंग किया गया है। तो इस प्रकार का प्लांटिंग करके भी आप लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड वेस्ट डिस्पोजल। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, जो फालतू की ज़मीन है, जो वेस्ट लैंड है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट जिसका यूज़ नहीं कर रही है, उस लैंड को यूज़ करना चाहिए, उसे अच्छा खासा फर्टिलिटी वहाँ देनी चाहिए। चाहे उसके लिए आप वहाँ अच्छा खासा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, चाहे जो भी खाद वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस लैंड को जो वेस्ट लैंड के वेस्ट डिस्पोजल के रूप में आपने रखा है, उस लैंड का डेवलपमेंट करिए और वहाँ अच्छा खासा प्लांटेशन कीजिए, वहाँ फॉरेस्टेशन कीजिए, इस तरह उस लैंड का यूज़ कीजिए। आप उसे वेस्ट लैंड समझ के या वेस्ट लैंड कह के आप उसे हटा नहीं सकते। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी जो होता है आप देखते हैं उससे लैंड को काफ़ी डिग्रेड किया जाता है, काफ़ी लैंड उससे ख़त्म हो जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जा रही है। तो माइनिंग एक्टिविटी भी थोड़ा कंट्रोल लगाइए। माइनिंग एक्टिविटी जब ज़रूरत हो तभी उसका कीजिए, खनन वगैरह जब करना हो तभी कीजिए, उसका जब इंपॉर्टेंस हो। ऐसे बेवजह आप किसी फर्टाइल लैंड्स का माइनिंग करा के उसकी फर्टिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसके थ्रू आप लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, लैंड के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। पहला क्या है, फॉरेस्टेशन। दूसरा, प्लांट्स बेल्ट के अकॉर्डिंग लगाइए, वेस्ट लैंड का यूज़ करवाइए और माइनिंग एक्टिविटी पे थोड़ा कंट्रोल लगाइए। क्लियर। तो ये आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, लैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बने हैं। और आइए डिस्कस करते हैं आपका दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, और वो है आपका सॉइल। क्लियर। तो आप जानते हैं सॉइल इज ए रीनेबल नेचुरल रिसोर्स। ये रीनेबल है क्योंकि एक सॉइल उड़ेगा फिर दूसरा आएगा, फिर उड़ेगा फिर आएगा, नदी ले जाएगी बहा के सॉइल, फिर दूसरा सॉइल लेके आएगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर ये अपने आप को सॉइल को मेंटेन करता रहता है, इसीलिए इसको रीनेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इट इज़ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये केवल प्लांट ग्रोथ के लिए नहीं, आप समझ सकते हैं जितना लैंड इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल है। ह्यूमंस ज़रूरतें हुई, प्लांट्स, एनिमल, ये सब सॉइल पे ही डिपेंड है। अगर ये हो ना तो ह्यूमंस लाइफ कभी संभव ही नहीं हो पाएगी। क्लियर। तो ह्यूमन जो लाइफ है या किसी की भी लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमंस की हो, एनिमल्स की हो, प्लांट की हो, वो सब सॉइल पे ही डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंसान के लाइफ के लिए। सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स होते हैं। निश्चित तौर पे सॉइल पे ही आपके सब कुछ होते हैं, चाहे वो जिस चीज़ की बात करो, चाहे कोई भी बात करो, वो सब सॉइल पे है। इसलिए सारे दो ही होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो सारे मटेरियल्स आपके सॉइल पे फाइंड किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए सॉइल के 6 टाइप्स किए गए हैं। कितने टाइप्स है सॉइल के? 6 हैं। 6 याद रखिए, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक से पूछ लेता है क्वेश्चन, बोल देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक सॉइल, डिफाइंड एलुवियल सॉइल, ऐसे करके क्वेश्चंस बने हैं अच्छे खासे।
तो आइए पहले 6 टाइप इसके जान लेते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं, उनका इम्पोर्टेंस जानते हैं, उनका यूज जानते हैं, सब कुछ। तो पहला है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मिलता है अधिकतर हिमालयी क्षेत्रों में, पर्वतीय माउंटेन्स रेंज में, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से बड़ा माउंटेन्स एरा कौन है? तो फॉरेस्ट सॉइल सबसे ज़्यादा मिलता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्या है? ब्लैक सॉइल, काला सॉइल। कहाँ? महाराष्ट्र। आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड वन क्या है? एलुवियल सॉइल। फोर्थ वन क्या है? एरिड सॉइल, राजस्थान में मिलता है। एरिड मीन्स क्या? सूखा सॉइल। क्लियर? लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट है 5 है लेटराइट सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और लास्ट जो है वो है रेड एंड येलो सॉइल। क्लियर? तो 6 पार्ट किए गए हैं। मोस्ट मतलब मैक्सिमम मेजर समझे, मतलब सबसे बड़े 6 पार्ट किए गए हैं। पार्ट तो और भी है, करीबन 10-12 पार्ट होंगे मिट्टी के, सॉइल के 10-12 पार्ट हैं, लेकिन उसमें 6 सबसे मेजर हैं, 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आपके एक एक सॉइल से। आपका मैं सिस्टम चेंज किया, सीरियल मैंने नहीं लिया। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है पहले उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि उसके बारे में आप अच्छा खासा नोट बना लेंगे। फिर जैसे जैसे इंपॉर्टेंस खत्म होगा वैसे वैसे कम इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका 6 सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहले उसी का डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 डाला हूं, लेकिन वास्तव में ये नंबर 3 है। ठीक? मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल, पूरे भारत में सबसे ज्यादा भूमि पर फैलने वाला ये सॉइल है। मोस्ट फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है इसमें निश्चित तौर पे। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, आपके गुजरात का ईस्टर्न एरा, ये सब भरा पड़ा है एलुवियल सॉइल से। और आप देख सकते हैं यहाँ व्हीट, राइस, शुगर केन कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन क्षेत्रों में। और उनके प्रोडक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है वो है एलुवियल सॉइल, क्योंकि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल लैंड होता है। क्लियर? क्यों फर्टिलिटी होता है? क्योंकि इस सॉइल का जो प्रोडक्शन है, जो निर्माण है, वो करते हैं भारत के 3 सबसे बड़ी नदियां, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। पूरे नॉर्थ रीजन, उत्तर रीजन को फर्टिलिटी प्रदान करने वाली ये 3 नदियां हैं जो अपने साथ लाती हैं एलुवियल सॉइल को और इंपॉर्टेंट फर्टाइल लैंड बनाती हैं यूपी, बिहार, पंजाब जैसे क्षेत्रों को। क्लियर? इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम्स, ऐसे सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो किसी भी प्लांट के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट कैसे बने? जितना ज़्यादा इनकी मात्रा होगी उतना ही प्लांट बेहतर होगा। और एलुवियल सॉइल में तो इनके एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, इसलिए बहुत फर्टाइल लैंड है। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए। एलुवियल सॉइल के भी 2 पार्ट किए गए हैं। एलुवियल सॉइल 2 पार्ट में है। एलुवियल सॉइल जब नदियाँ नहीं पहुंच पाती नई मिट्टी लेकर, वो पुरानी ही मिट्टी रह जाती है, तो उस पुरानी मिट्टी में क्या आ जाता है? छोटा छोटा कंकड़ बन जाता है, वो बोलते हैं ना ढोका टाइप का, उसे हम क्या कहते हैं? कोर्स सॉइल। मतलब एलुवियल सॉइल जब नई नदियाँ, नई मिट्टी नहीं पहुंचा पाती उसके पास, तो वो गिट्टी नुमा बन जाते हैं और उसको हम कहते हैं कोर्स सॉइल। इसी गिट्टी नुमा सॉइल जब नदियाँ नहीं पहुंचा पाती नई मिट्टी को, इन्हें हम कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। इसी को कहते हैं बांगर यानी ककरीला। ये उतना फर्टाइल नहीं होता, लेकिन जब नदियाँ पहुंचा देती हैं मिट्टी को तो उसे कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, और इसे कहते हैं खादर। क्लियर? यानी खादर सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया दैट इज वेरी फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ पोटास, फास्फोनिक एसिड, लाइम इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और वो कारण है नदियों द्वारा लाई नई मिट्टियाँ। क्लियर? यानी एक मिट्टी गया, फिर नदी मिट्टी लाया, फिर नदी मिट्टी लाया, इसे कहते हैं हम खादर। और एक बार मिट्टी आ गया, दोबारा नदी मिट्टी नहीं ला पाया, उसे कहते हैं बांगर। बांगर हो जाएगा ककरीला, तो उतना फर्टिलिटी नहीं रहेगा जितनी फर्टिलिटी आपके खादर में रहेगी। तो ये है एलुवियल सॉइल के बारे में जिसे आपको जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एलुवियल सॉइल है, इसलिए इसको ध्यान से समझना और इसका नोट बना लेना। क्लियर? आगे आते हैं, दूसरा सॉइल डिस्कस करते हैं और वो डिस्कस करते हैं सेकंड यानी ब्लैक सॉइल। मैं हेडिंग नहीं डाला हूँ, ये ब्लैक सॉइल है। क्लियर? तो ब्लैक सॉइल नाम से ही पता है, ब्लैक इन कलर, यानी सॉइल क्या होगा? ब्लैक होगा। इसी सॉइल को कुछ लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही क्या कहा जाता है? रेगुर सॉइल।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक सॉइल। कहाँ? स्प्रेड इन डेक्कन प्लेट्यू। ये कहाँ फैला हुआ है? डेक्कन प्लेट्यू में। सर ये काला क्यों है? काला इसलिए हुआ है क्योंकि इस ब्लैक सॉइल का जो निर्माण है वो निर्माण हुआ है लावा की वजह से। और डेक्कन प्लेट्यू में आप जानते ही हैं लावा जो निकले हैं, उन्हीं लावा से ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है, जो अधिकतर देखा जाता है महाराष्ट्र में, मालवा में, छत्तीसगढ़ और एमपी के कुछ क्षेत्रों में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन। कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लावा से बना है तो आप समझते ही होंगे इसमें काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर भी होंगे, इसलिए मॉइस्चर को बहुत होल्ड करता है। मतलब मॉइस्चर को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत होल्ड करता है। इस ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, लाइम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। और आप जानते हैं अगर ह्यूमस की इतनी ज़्यादा मात्रा हो तो वो मिट्टी फर्टाइल सॉइल ही होती है, इसलिए ये ब्लैक सॉइल भी बहुत फर्टिलिटी रखता है। पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, लेकिन ये याद रखिएगा फास्फोरिक कंटेंट इसमें नहीं होता है, बहुत कम होता है। और यही कारण है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये मिट्टी क्रैक कर जाती है। यानी ये ब्लैक सॉइल क्या हो जाता है? क्रैक कर जाता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि फास्फोरिक कंटेंट नहीं होता। क्लियर? सर तब टूट जाता है तब क्यों फर्टाइल होता है? तो टूट जाता है तो अच्छा है ना, मिट्टी टूट जाती है तो एयर अंदर पास होता है, और एयर अंदर पास होगा तो फर्टिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्लियर? तो इनके मिट्टी का क्रैक होना ये इसके लिए हार्मफुल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्रैक होना एयर्स अंदर देता है और उसी एयर के अंदर जाने से इसकी मिट्टी अच्छा खासा फर्टिलिटी दे देती है और अच्छे खासे कॉटन का प्रोटेक्शन किया जाता है। महाराष्ट्र तो गढ़ है कॉटन का, भाई बड़ा पैदा किया जाता है कॉटन यहाँ पे। क्लियर? तो आपने देखा दो सॉइल आपने डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल, दूसरा इंपॉर्टेंट आपने डिस्कस किया है ब्लैक सॉइल। आइए 6 पार्ट आपका देखते हैं। पहले मैंने बता चुका हूं मैं भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहा पहले, तो रेड एंड येलो सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? रेड और येलो सॉइल उन जगह पर होते हैं जहां रेनफॉल बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होती है। और बना कैसे है ये? क्रिस्टलाइन इग्नीनियस रॉक्स। किससे बनता है ये? किससे बना है ये रेड एंड येलो सॉइल? तो इग्नीनियस रॉक से बना है जब उन्हें क्रिस्टलाइट कर दिया गया। क्लियर? कहाँ मिलता है? ईस्टर्न पार्ट जैसे वो अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, उन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रेड एंड येलो सॉइल मिलता है। रेडिश कलर होने का कारण है कि इसमें आयन होते हैं, डिफ्यूजन ऑफ आयन। इसमें क्या होते हैं? आयन होते हैं। कहा जाता है लोहे का ऑक्साइड इसमें होता है कि इसी के कारण इसका रंग जो होता है वो रेडिश हो जाता है। येलो क्यों हो जाता है? क्योंकि वही आयन हाइड्रेट हो जाते हैं, पानी आ जाता है, हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो वो क्या जाता है? येलो आ जाता है। क्लियर? ईस्टर्न पार्ट के साथ साथ ये अच्छा खासा डेक्कन रीजन में भी मिलता है। डेक्कन रीजन जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस एरा में भी अच्छे खासे ये रेड और येलो सॉइल देखने को मिलता है। क्लियर? लो रेनफॉल है तो इसमें अगर इरिगेशन वगैरह किया जाए, सिंचाई उचाई की व्यवस्था किया जाए तो ये भी अच्छा खासा मतलब फर्टिलिटी ये भी दे देता है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमस मिल जाते हैं और ह्यूमस की होने की वजह से इसकी भी फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। क्लियर? आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं और वो है पांचवा पार्ट है आपका लैटराइट सॉइल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटराइट सॉइल का यूज़ किया जाता है ब्रिक्स, ईंटें बनाने में, इसीलिए कुछ लोग इसे ब्रिक सॉइल भी कहते हैं। क्लियर? हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, वहाँ ये मिट्टी पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और साथ ही साथ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्लियर? ह्यूमस कंटेंट बहुत बड़ी मात्रा में, जब बारिश हो रही है भैया तो बारिश होने की वजह से मिट्टी तो हमेशा नई आती रहेगी, इस वजह से यहाँ ह्यूमस बनते हैं और ह्यूमस होने की वजह से मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है। क्लियर? लैटराइट बहुत फर्टिलिटी होती है इसमें। क्लियर? हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ टी और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। असम का क्षेत्र देखो भैया क्या लैटराइट मिट्टी भरी पड़ी और क्या टी और कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टी और कॉफ़ी के लिए लगभग 250 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। मतलब रेन बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए टी और कॉफ़ी के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये मिलता है लैटराइट मिट्टी आपका कर्नाटका,
केरला, एमपी में, उड़ीसा में। तो ह्यूमस में फास्फोरिक एसिड इसमें कम होता है, इसलिए लिखा गया ह्यूमस कंटेंट लेस, मतलब फास्फोरिक कम होता है, बाकी और सब होता है। तो टी और कॉफ़ी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साउथ रीजन में मैं जाऊँ तो पूछिए मत, तमिलनाडु में जो कैश्यू का प्रोडक्शन होता है, काजू का, उस काजू के प्रोडक्शन में लैटराइट मिट्टी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो तमिलनाडु के लिए लैटराइट मिट्टी गोल्ड है। गोल्ड इस वजह से है क्योंकि इससे कैश्यू बनता है, और कैश्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हेल्थ के लिए या प्राइस के लिए, तो आप समझ ही सकते हैं। क्लियर? तो आपने तमाम मिट्टी डिस्कस किया। सबसे पहले डिस्कस किया आपने एलुवियल को, फिर डिस्कस किया ब्लैक को, नेक्स्ट डिस्कस किया रेड एंड येलो को, और अब डिस्कस किया आपने लैटराइट को। आइए फोर्थ देखते हैं, यानी अब आपका देखते हैं एरिड सॉइल। मैं हेडिंग नहीं डाला इसलिए बार बार मुझे पेज पिछले जाना पड़ रहा है, तो आप ये गलती मत करना, यहाँ हेडिंग डाल लेना। इसको क्या डालना? रेड एंड येलो, सॉरी इसे डालना ब्लैक, रेड एंड येलो, और ये आप डाल लेना लैटराइट, और आगे डाल लेना एरिड। एरिड आप जानते हैं ये सूखा, भाई सूखा क्षेत्र है, तो सैंडी और सेलिन रीजन होगा। सैंडी सेलिन एकदम है। कहीं कहीं कहा जाता है इस मिट्टी में तो सेलिन इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ से इवोपरेट करके साल्ट निकाला जाता है। अब आप सोच सकते हैं इवोपरेट करके साल्ट निकाला जाना, मतलब ये जो एरिड सॉइल है ये कितना ज़्यादा सेलिन होगा। तो वेस्टर्न जो राजस्थान का एरा है वहीं ये मिलता है। तो सेलिन होने की वजह से लो ह्यूमस तो रहेगा नहीं, ह्यूमस नहीं होने की वजह से इसमें फर्टिलिटी उस प्रकार की नहीं होती। क्लियर? ये रेड टू ब्राउन कलर के देखे जा सकते हैं। इनका जो फैलाव है राजस्थान में वो रेड और ब्राउन कलर का ये पूरा फैला हुआ है। क्लियर? लास्ट है आपका जो पहला पॉइंट था वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट सॉइल। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन माउंटेन में ही अधिकतर मिलता है। लो ह्यूमस बहुत कम होते हैं, स्नो से ढका रहता है ये पर्वत, इस वजह से प्लांटेशन वगैरह या प्लांटिंग वगैरह या फिर फॉरेस्ट वगैरह इस एरा में देखने को नहीं मिलता। तो लो फर्टिलिटी है, इसकी कोई फर्टिलिटी नहीं है। हालांकि इरिगेशन वगैरह अगर अच्छे से किया जाए, इरिगेशन करके इसमें थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र, कुछ खाद वगैरह मिला के इसकी फर्टिलिटी को एराइज किया जाता है, बनाया जाता है, और फर्टिलिटी बन जाने की वजह से यहाँ कुछ खेती जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर? तो आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक आज डिस्कस किया सॉइल, और सॉइल के आपने 6 पार्ट देखा। 6 पार्ट का इंपॉर्टेंट देखना, उसे अच्छा खासा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन उतना किया जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप एक बार बुक से इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाकी मेरा लेक्चर याद रखिएगा। आइए कंटिन्यूली चलते हैं, क्योंकि आज आपके ज्योग्राफी को मुझे फिनिश करना है, क्योंकि कल से मैं हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करूँगा, चैप्टर नंबर 2। क्लियर? बात करते हैं सॉइल इरोजन का। सॉइल खत्म, इरोज कैसे हो जा रहा है। क्लियर? द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. इसका definition है, soil erosion क्या होता है? The denudation of the soil cover and subsequent washing down to describe as soil erosion। यानी कोई सॉइल आती है नदी के द्वारा, दूसरी बार जब नदी आती है तो क्या करती है, उस सॉइल को हटा देती है, चाहे वो हवा से हट जाए, चाहे नदी से हट जाए, या किसी अन्य रीजन से वो क्या करे, सॉइल वहाँ से हट जाए। जब सॉइल हट जाए, नया सॉइल वहाँ नहीं आ पाता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। क्लियर? तो जब पहले के इस समय की मैं बात करूँ स्टार्टिंग में, तो नेचुरल जो यहाँ काम होता था वो साइमल्टेनियसली होता था, यानी वो सॉइल नेचर फॉर्म भी करता था और उसे इरोज भी करता था। यानी जो नेचर है वो खुद ही सॉइल भी बनाता था और खुद ही सॉइल भी ख़त्म करता था, यानी वो मेंटेन करता था, नेचर मेंटेन कर देता था, कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती गई, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जैसे वही माइनिंग आपने करना शुरू किया, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया, इससे क्या हो गया, ये डिसबैलेंस हो गया। जो सॉइल फॉर्मेशन है और सॉइल इरोजन है ये डिस्टर्ब हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया एक दूसरे का। यानी अब फॉर्मेशन उतना नहीं हो पा रहा था जितना इरोजन हो रहा था, और ये हुआ केवल और केवल ह्यूमन एक्टिविटी के इंटरप्ट करने की वजह से। ठीक? तो सॉइल इरोजन क्या होता है? तो सॉइल इरोजन बहुत प्रकार से होता है। नदियों के द्वारा हो जाता है, एयर्स के द्वारा हो जाता है, तो कभी कभी रेवेंस के द्वारा हो जाता है। तो जो एयर के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं विंड इरोजन। रेवेंस क्या कहते हैं? रेवेंस जैसे चंबल घाटी वाटी है ना, ककरीला पथरीला एरिया, जहाँ मतलब पथरीला एरिया होता है, नदियाँ आती हैं, तो नदियाँ क्या करती हैं, दो पर्वतों के बीच में बहती हैं, तो क्या करती हैं, ज़मीन को डिवाइड कर देती हैं, इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, बीच वाली की फर्टिलिटी बन जाती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रेविनस, जैसे चंबल की घाटी में देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं उसके? रेविनस, जहाँ
ऐसे दो पर्वत हैं, बीच में नदी बह रही है, तो वो फर्टिलिटी तो वहाँ आसपास है, लेकिन इन पर्वतों में कोई फर्टिलिटी नहीं है, इसे हम कहते हैं रेमिनेस। ठीक है। दूसरा जो वर्ड है विंड इरोजन, क्या होता है? विंड इरोजन होता है जो हवाओं के द्वारा जो इरोजन क्रिएट होता है, उसे विंड इरोजन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल इरोजन को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। आइए उसके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट करते हैं, और वो है कंटूर प्लाविंग। कंटूर प्लाविंग क्या होता है? थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए क्या होता है, नदियाँ बहती है ना, तो क्या करती हैं, रास्ता वो अपना खोजती हैं। नदियाँ रास्ता खोजती हैं, तो जैसे ये पहाड़ हो गया, ये क्या हो गया, पहाड़ हो गया। तो इस पहाड़ अगर कमज़ोर है तो नदियाँ इसको तोड़ेंगी तो क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पहाड़, और बीच में नदी फ्लो होने लगेगी। तो बीच में जो नदी फ्लो होगी, तो इसकी जो ये एरा है, नदी होने की वजह से इस एरा का डेवलपमेंट कीजिए, यानी यहाँ आप किसी न किसी प्रकार से प्लांटेशन कीजिए और इस नदी से उसका इरिगेशन कीजिए। इससे क्या होगा, जो लैंड आप छोड़ रहे हैं, जिन्हें आप रेविन्स कह रहे हैं, उस रीजन में आप अच्छा खासा राइस का, अच्छा खासा अनाज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं। इसे कहते हैं कंटूर प्लाविंग। थोड़ा डिफिकल्ट है, आपके बुक में उसका पिक्चर भी बनाया, आप देख सकते हैं। दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, मेड़ समझते हैं, वो जो खेत को मेड़ में ऐसे बांट देते हैं, ऐसे 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 बांट देंगे, फिर मेड़, फिर यहाँ मेड़ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, इसको कहते हैं टेरेस कल्टीवेशन। क्लियर? यानी एक एक क्षेत्र को यहाँ कल्टीवेशन कीजिए, इसको पड़ा रहने दीजिए, फिर यहाँ कल्टीवेशन कीजिए, फिर मतलब आप बांट दीजिए अपने क्षेत्रों को और टेरेस कल्टीवेशन कीजिए। इससे क्या होगा, आप जब तक यहाँ कटिंग करेंगे, फिर इधर वाले की कटिंग करेंगे, तब तक यहाँ फर्टिलिटी आ जाएगी और यहाँ आप फिर से ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसे आप छोड़ देंगे, यहाँ फिर फर्टिलिटी आ जाएगी, तो 1 by 1 यानी टेरेस कल्टीवेशन कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एरा ले लेते हैं और उस एरा में क्या करते हैं, वो फसल का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, फसल वो लगाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत कुछ एरिया ऐसा रह जाता है जो बचा रह जाता है, मतलब उसमें कोई अनाज का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, मतलब उसको छोड़ देते हैं कि जानो बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी हो गया। तो क्या कीजिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर दीजिए, यानी उस क्षेत्र को स्ट्रिप कर दीजिए, यानी स्ट्रिप मीन्स क्या, ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे स्ट्रिप बना दीजिए। क्लियर? स्ट्रिप जब आप बना देंगे तो आज यहाँ पे करेंगे, कल यहाँ पे, कल यहाँ पे, कल यहाँ पे, तो जो लैंड आपने वेस्ट लैंड समझ के छोड़ दिया, जो धीरे धीरे जो फर्टिलिटी जिसकी खत्म हो जाएगी, आपने जिस लैंड को छोड़ा आप उस लैंड का भी यूज़ कर पाएंगे। तो तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। हालांकि ये सब आपके बुक में भी दिया है, डिफाइन भी किया है और समझाया भी है, तो आप बुक से इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपके एग्जाम में 4 पोर्शन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ और 1 वर्ड। तो इन सबको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा इन सबको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी अगर और आप समझना चाहते हैं तो आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, बुक से इसे समझ सकते हैं। क्लियर? बाकी मैं तो समझा ही दिया। लास्ट है शेल्टर बेल्ट। ये समझते हैं शेल्टर बेल्ट क्या होता है, कवर करना, शेल्ट कर देना उसको। क्लियर? जैसे आपने यहाँ अच्छा खासा प्लांटेशन किया, यहाँ पूरे एरा में आपने ग्रास लगा दिया, भाई ठीक है, ग्रास लगा दिया, फिर उधर प्लांटेशन किया, फिर वहाँ अच्छा खासा ग्रास लगा दिया, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रेन्स के प्रोडक्शन के साथ साथ आप ग्रास ग्रेजिंग भी करते हैं। और ग्रास ग्रेजिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो पेस्टोराइड से पूछिए तो वो बताएगा कि ग्रास कितना इंपॉर्टेंट होता है उनके ग्रेजिंग के लिए। तो इससे 2 तरह का फ़ायदा मिलता है, एक तो आपका अच्छा खासा अनाज भी प्रोड्यूस हो जाता है, और अच्छा खासा आपका दूसरा आपके सीप और गोट्स वगैरह के लिए अच्छे खासे ग्रास का भी प्रोडक्शन हो जाता है। यानी एक काम में 2 गुना फायदा, लैंड का भी यूज हो गया और अच्छा खासा आपके एनिमल्स के भोजन की भी व्यवस्था हो गई। क्लियर? तो ये है आपका सॉइल। आपने समझा सॉइल इरोजन क्या होता है और उनके रोकने के 4 पॉइंट, कंटूर प्लाविंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। क्लियर? तो आज आपके इस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हो जाता है फिनिश। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा कुछ लेक्चर जरूर इसमें बोरिंग रहा, कुछ ऐसे हेडिंग रहे जो निश्चित तौर पे बोरिंग ही रहे होंगे, आपके लिए समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, समझना तो है ही, क्योंकि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनने हैं। और आपका तो बाबू हाई स्कूल है, तो आप समझ ही सकते हैं आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये साल, कितना इम्पॉर्टेंट है ये ईयर। देखते हैं, आगे क्लास जरूर स्टार्ट होगा, और जिस दिन क्लास स्टार्ट होगा इसको और एक्सप्लेन करूंगा। आपके अभी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं कराने के लिए, वो भी कराऊंगा।
क्योंकि इस जो चैप्टर है ये आपका, इस चैप्टर में 2 टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लैंड और दूसरा ये सॉइल, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको ऐसे मैंने छोड़ नहीं सकता, इसलिए इनको पढ़ाऊँगा तो ज़रूर, क्योंकि रिसोर्स, अगर आप रिसोर्स के बारे में जाने रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय के लिए आप ही फ्यूचर हैं इंडिया के। और आप अगर रिसोर्स का कंजम्पशन बेवजह का करेंगे, मिसयूज उसका करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप समझ ही सकते हैं आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना नुकसानदेह काम करेंगे। इसलिए आपको तो रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में और समझाया ही जाना चाहिए। तो जिस दिन आपसे मुलाकात होगी, बाकी ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे खासे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, अच्छा खासा डिस्कशन होगा इस टॉपिक पे, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। बाकी अभी के लिए तो आप इतना ही पढ़िए, क्योंकि जैसा मैंने बताया पेपर में 1 वर्ड का आंसर आएगा, तो 1 वर्ड क्या सिंपल पूछ लूँगा कि सिंपल जैसे कुछ भी पूछ लिया, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, ऐसे सिंपल 1 वर्ड में आप आंसर दे देंगे तो मज़ा नहीं आएगा अभी। इसीलिए अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन मुलाकात होगी चैप्टर को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ये कंटूर, प्लाविंग, टेरेस कल्टीवेशन, इन सबको अच्छा खासा नोट दूंगा, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। 60 क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज टेरेस कल्टीवेशन, व्हाट इज शेल्टर बेल्ट, पूछ लेगा अच्छा खासा। कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी बना देगा तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो आप डोंट वरी रहिए, मैं आगे डिस्कस करूँगा इन सबको एक्सप्लेन करके अच्छा खासा। क्लियर? तो आप यहाँ तक की तैयारी कर लीजिए। आपके सिविक्स का चैप्टर 1 फिनिश हो गया, हिस्ट्री का चैप्टर 1 फिनिश हो गया, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है, और कल से मैं डिस्कस करूँगा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि आपके 4 चैप्टर एसएसटी से आ रहे हैं, 2 हिस्ट्री, 1 ज्योग्राफी और 1 सिविक्स। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का 2nd चैप्टर। मैं फिर बता दूँ, उसका 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसलिए उन 2 वीडियो को तो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी उसके आगे का मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा, शुरू से डिस्कस नहीं करूंगा, हालांकि थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, लेकिन मेन मैं पढ़ाऊंगा आपका 3rd वीडियो, यानी उस टॉपिक से आगे वाला टॉपिक। क्लियर? तो मिलते हैं कल हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू।